नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 2 दिन पहले चुनाव के नतीजे आए हैं। जो शनिवार को चुनाव के नतीजे आए उसमें दिखाया कि महाराष्ट्र में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली। 149 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी ने 132 सीटें जीत ली। 89%, 89% का स्ट्राइक रेट, यानी कि 145 पे सरकार है, 288 सीटें हैं और बीजेपी की अपनी 132 सीटें हैं। महज 149 सीटों पर चुनाव लड़के ये जो 89% का स्ट्राइक रेट है उसका मुकाबला देखिए कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा 16%। कांग्रेस ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटें जीती हैं। ये जो लहर थी, ये जो आंधी थी, ये जो सुनामी थी, इसमें बीजेपी एक तरफा जीत के साथ आगे बढ़ गई। अब इस जीत के मायने क्या हैं? एक तरफ तो देश में जब लोकसभा चुनाव हुए, प्रचंड बहुमत की 2 बार की बीजेपी की सरकार, पिछली बार 300 का आंकड़ा पार करने वाली बीजेपी 240 पर आकर रुक गई। बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों का आंकड़ा 293 था। उन्होंने सरकार बनाई, सरकार चल रही है। तब यह कहा गया कि बीजेपी अब उस नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि बीजेपी को महाराष्ट्र में, बीजेपी को हरियाणा में, लोकसभा में काफी सीटों का नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने वापसी की। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले चुनाव आया हरियाणा का। बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। तमाम दावे धरे के धरे रह गए। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव आया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। इसके मायने क्या है? एक तो यह कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में बीजेपी ने जीत हासिल की, हरियाणा में बीजेपी ने जीत हासिल की, यानी बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के झटके से उबरकर आगे बढ़ रही है, वापस मजबूत हो रही है, वापस राज्यों में अपना परचम लहरा रही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड का चुनाव यह बताता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे बीजेपी को टक्कर मिल रही है। चाहे वो दिल्ली की बात हम करें, चाहे वो हम पश्चिम बंगाल की बात करें। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुआ, 6 की 6 सीटें ममता बनर्जी ने जीती हैं। झारखंड की बात करें, हेमंत सोरेन का जो किला था वो बीजेपी नहीं भेद पाई है। वहीं कांग्रेस से जहां सीधी टक्कर हो रही है, जैसे हमने हरियाणा में देखा, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, वहां बीजेपी कांग्रेस से कई कदम आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी मजबूत हो रही है और सीधी लड़ाई में बीजेपी कांग्रेस को हरा रही है। वहीं दूसरी ओर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके सामने बीजेपी को थोड़ी सी कश्मकश का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। दिनेश अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। और विजेंद्र रेड्डू, इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत दिनेश जी आपसे करता हूं। दिनेश जी, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे, अब आज सोमवार है, शनिवार को नतीजे आए थे। चर्चा इस बात पर है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 90% का रहा। कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिली, वो 60-65 से 16 पर आ गई है। क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी हरियाणा के बाद महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य जीतकर वापस मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है? लोकसभा चुनाव के झटके से उबरकर वापस उसकी जो स्वीकार्यता है वो पब्लिक के बीच पड़ रही है। वरुण भाई, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपके चैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चुनाव परिणामों में जो दिखाई दे रहा है, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था तब आप ये कहा करते थे कि हरियाणा के अंदर जो हारे हैं उसका खिचड़ा ईवीएम पर फोड़ते, लेकिन जम्मू कश्मीर पर आप नहीं बोलते। हमने तब भी कहा था कि हरियाणा के अंदर से 5 तारीख को रिजल्ट आना था। 5 तारीख को जब पोलिंग हुई थी, पोलिंग वाले दिन चुनाव आयोग का जो आंकड़ा आया था वो 67.19% का था पोलिंग का, और 7 तारीख को वही आंकड़ा 7% बढ़ गया। जबकि आप जम्मू कश्मीर के पोलिंग के आंकड़े देखें 5 तारीख के और 7 तारीख, उनमें केवल 0.04% का अंतर, ओनली 0.04%, और हरियाणा में वो 7% बढ़ गया। किस तरीके से 2 करोड़ 3 लाख वोटर पर 14 लाख वोट बढ़ गए। और वही आंकड़े आप महाराष्ट्र में उठा के देखिए कि 20 तारीख को जब महाराष्ट्र के आंकड़े पेश किए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उस दिन
उन्होंने वोटिंग प्रतिशत क्या दिया और 22 तारीख को क्या दिया, उसमें भी 6% का अंतर है। अब आप ये कहेंगे कि महाराष्ट्र अगर आप हारे हैं तो आप बोल रहे हैं, लेकिन झारखंड जीता तो आप नहीं बोल रहे, आपका प्रश्न ये आएगा। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि झारखंड के अंदर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उनका प्रशासन नहीं था। जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार नहीं थी, उनका प्रशासन नहीं था। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उनका प्रशासन रहा, चुनाव आयोग उनके कंट्रोल में था। पोलिंग के आंकड़े 2 बार बदल दिए गए, हरियाणा में भी बदले और महाराष्ट्र में भी बदले। जहां हरियाणा में 7% वोटिंग बढ़ा दी गई, वहां महाराष्ट्र के अंदर भी बढ़ा दी गई 5 से 6%। और आपकी आंखों के सामने हुआ है कि किस तरीके से 15-15 करोड़ रुपया होटलों में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बांटा। हमने नहीं पकड़ा, मैं अब ठीक है, बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, पूरे देश ने देखा, वीडियो वायरल हुआ। 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया उन्होंने, जिन पर क्या सर? 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया उन्होंने, जिन पे कोई 5 करोड़ कोई 15 करोड़ का आरोप लगा रहा है। मैं सिर्फ इतनी बात स्पष्ट कर रहा हूं। 5 करोड़ के आरोप की जहां तक बात है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पुलिस तो ये कहती है कि 9,30,000 की जरूरत है। अब मेरा एक सवाल तो सुनिए, ठीक है ना, विस्तार से बात सुनिए आप अरे सुनिए तो सही। अरे सर, मेरे को सवाल तो पूछने दीजिए। आपने कुल मिलाकर ये कहा कि ये ईवीएम की जीत है, महाराष्ट्र में भी यही कर दिया, हरियाणा में भी यही कर दिया था। ठीक है, सुनिए ना, अरे सुनिए तो सवाल तो सुनिए भाई। ठीक है, ये ईवीएम की जीत है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, इन्होंने खेल कर दिया, झारखंड में इनकी सरकार नहीं थी, नहीं कर पाए। ठीक है, महाराष्ट्र में नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, वो सीट कांग्रेस जीती है, कांग्रेस के सांसद थे, निधन हो गया, चुनाव हुआ उसी महाराष्ट्र में जहां प्रचंड आंधी चल रही है, जहां कांग्रेस 16 पर सिमट गई, उसी महाराष्ट्र में नांदेड़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस वापस से लोकसभा का चुनाव जीत जाती है। जब इतनी आंधी थी तो यहां भी सेट कर देते, क्या जा रहा था? अब प्रश्न आपको मैं करने वाला था। है? हाँ करिए, मेरे से नहीं। हाँ बताइए। आपको मैं करने वाला था जी, इसी प्रश्न को मैं करने वाला था जो आपने कर दिया। बताइए कि नांदेड़ की लोकसभा सीट अगर कांग्रेस जीत रही है तो विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत रही है? यही प्रश्न तो मेरा भी मतलब यहाँ पे सेटिंग नहीं कर पाए ना कि आपने विधानसभा की सीटों में सेटिंग कर ली आपने। हाँ, विधानसभा लोकसभा में नहीं कर पाए। आपने लोकसभा की सीट में करने की जरूरत नहीं समझी। अच्छा, इन्होंने जरूरत नहीं समझी, इनको नहीं लगा कि कांग्रेस को 99 से 98 कर दें और बीजेपी को 240 से 241 कर लें, इनको ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये कहना चाहते हैं तो इसका मतलब तो दूसरा ये भी निकलता है। फिर अगर ये कहना चाहते हैं तो नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे देश की जनता मोदी को नहीं चाहती कि ये चुनाव ईवीएम से नहीं, तो ये इस वाले पॉइंट पे आ जाइए आप कि देश की जनता मोदी को नहीं चाहती, क्षेत्रीय जो इनका नेतृत्व उनको चाहती है। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं ना कि ये जो जीत है ये पूरी तरीके से ईवीएम की जीत है ना, यही कह रहे हैं ना आप? ये निश्चित तौर पर तंत्र मंत्र और यंत्र की जीत है। ठीक है, जब तक तंत्र मंत्र यंत्र इनके हाथ में रहेगा तो फिर तो सर आपको हर चुनाव में ऐसे बैठ के बोलना पड़ेगा कि हम हार गए, हमें हरा दिया गया। ठीक है, ये तो वरुण भाई, जब तक देश की जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी, और मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत जल्दी होने जा रहा है। आपके कितने शीर्ष नेताओं ने महाराष्ट्र के फैसले पर यह लिखा कि ईवीएम से बीजेपी जीती है? मुझे किसी का ट्वीट दिखाइएगा आपकी टॉप लीडरशिप का। ठीक है, मेरे अगर पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं लिखा, हाँ, अगर मेरे नेता ने नहीं लिखा तो इसका मतलब ये है कि क्या वो वोटों से जीती है? अच्छा ठीक है ना, ये जो जीत है ये पूरी तरीके से संदिग्ध जीत है, मंत्र यंत्र की जीत। ठीक है प्रियदर्शनी जी, बिल्कुल पंगु है। मैं उससे आगे जाना चाह रहा था। मैं तो अरे सर, फिर एक आप लोगों को फैसला लेना चाहिए। आप सारी पार्टियों को मिलकर बॉयकॉट करना चाहिए ऐसे चुनाव का, ताकि चुनाव आयोग जमीन पे आए। बहुत जल्दी ऐसा होगा। ठीक है प्रियदर्शनी जी, भाई बहुत जल्दी। ठीक है प्रियदर्शनी जी, मुझे बताएं कि मेरा, हालांकि मैं तो चर्चा शनिवार से आगे सोमवार पर लाने जा रहा था कि जहां कांग्रेस से फाइट है वहां पर तो आप उनको पटखनी दे पा रहे हैं, जहां क्षेत्रीय दलों से फाइट है वहां पे आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र उदाहरण है
और झारखंड भी हमारे सामने एक उदाहरण है। लेकिन दिनेश जी कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र यंत्र यत्र तत्र सर्वत्र सब कुछ आप ही आप चला रहे हैं। इन्हीं के नेता कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे थे, सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। पता नहीं ये कैसा सिस्टम है, आपकी प्रतिक्रिया? वरुण जी, आपको सादर प्रणाम। दिनेश भाई और रेणु भाई को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, तंत्र मंत्र ये सब तो बेकार की बातें हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ वरुण जी कि इन्होंने ये जो बातें बोल रहे हैं, इनके टॉप लीडरशिप का इंक्लूडिंग सुप्रिया जी का आप स्टेटमेंट देख लेंगे महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि उन्होंने बड़ी ही गरिमा के साथ अपनी हार को स्वीकारा है। और मुझे लगता है कि जब आप अपनी पूर्ण गरिमा से अपनी हार को स्वीकारते हैं कि हमारे फेल्योर क्यों हुआ है, उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं आकलन करते हैं। तो अगर ईवीएम खराब होनी थी तो प्रियंका वाड्रा की क्यों नहीं ईवीएम खराब हो गई? वो तो 4 लाख से जीत गई। आप बोल दीजिए, वो भी दिखा रहे हैं, उसमें भी ईवीएम में प्रियंका वाड्रा ने सेटिंग कर रखी है। 4 लाख से उसी दिन वो 4 लाख से भी ज्यादा प्लस मतों से जीती हैं। तो ये सब बचकानी बातें हैं। दूसरी बात, ये वो जो वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो आधा अधूरा ज्ञान अक्सर बहुत खराब और बहुत डेंजरस ज्ञान होता है। इन लोगों को एक स्क्रिप्ट रटवा दी गई है कि देखो जी, वोटिंग परसेंटेज हमारा सेम था, वोटिंग परसेंटेज हमारा सेम था। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का 5% वोटिंग परसेंटेज इन लोगों से ज्यादा था और उसके बाद भी सीट ये ज्यादा लेके आए। तो सबको मालूम है कि कैसे वोटिंग परसेंटेज से कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली जीत होती है, हार होती है। जिस दिन इस चीज को ये स्वीकार कर लेंगे, उस दिन इनके अंदर आकलन आ जाएगा, समझ जाएंगे, उस दिन समीक्षा करेंगे। पहली बात। अब हम हरियाणा पे आते हैं और हरियाणा में आने से पहले वरुण जी, मैं एक इनके प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के नाना पटोले जी की एक स्टेटमेंट बताना चाहती हूँ कि यही कारण है कि ऐसे बचकाने बयानों के बाद ही ये लोग हारते हैं। अब नाना पटोले जी, जो कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत ही बेहद ही बेहुदा स्टेटमेंट दी जब देश की माननीय राष्ट्रपति, ट्राइबल राष्ट्रपति, वंचित वर्ग से आई हुई राष्ट्रपति जब राम मंदिर के दर्शन करने गई, अगले दिन नेक्स्ट डे ही उन्होंने, नाना पटोले जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जी, पूरे जिसको कहते हैं राम मंदिर का शुद्धिकरण होना चाहिए। कमाल की बात है, कैसी बचकानी बातें करते हैं। बचकानी बातें करें आप और आपके नेता और नाम लगाएं आप भारतीय जनता पार्टी पे। संगठन आपका नहीं था और संगठन आप चला नहीं पा रहे थे। बापू बेटे के पीछे पड़े हुए थे। वो सुबह उठते थे तो सीएम बनने का सपना देखते थे, रात को सोते थे तो सीएम बनने का सपना देखते थे। और नाम लगाएं आप भारतीय जनता पार्टी पे। थोड़ा बहुत अपने आप को भी आकलन करना चाहिए। आज तक आप लोग नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि ये नेता प्रतिपक्ष। चुनाव खत्म हो गए, अब दे देंगे, उन्होंने कहा था चुनाव के बाद देंगे हम, तो मुझे वेट एंड वॉच कर लेते हैं। अभी देखिए इन लोगों की यहाँ कितनी, जिसको कहते हैं मार धाड़ शुरू होनी है, किस तरीके से ये लोग पीछा लेदर पे आ जाएंगे। विजेंद्र रेड्डी जी, नेता प्रतिपक्ष, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं और मेरा प्रश्न थोड़ा, एक मिनट दिनेश जी, आ रहा हूं ना, पहले सबको चर्चा में शामिल करने का अधिकार है ना मुझे। मंदिर में जाती है तो गंगा जल को धोने के काम कौन करता है? सड़कों पर गंगा जल फैलाने के काम कौन करता है? मैं रुकिए, डिरेल नहीं होंगे सर, विषय पे रहेंगे। मैं कह रहा हूँ देश में रुकिए प्रियदर्शनी जी, रुकिए प्लीज, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, रुक जाइए। विजेंद्र रेड्डी जी, मैं 10 साल या 11 साल के आंकड़े पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ एक 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पे आपसे बात करता हूं। 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस हारी, 2019 में फिर आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, फिर हरियाणा हारे, 2020 में दिल्ली हारे, बिहार हारे, फिर 2021 में असम, केरल, पश्चिम बंगाल हारे, 2022 में गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर हारे, 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हारे, 2024 में फिर लोकसभा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र हारे। ये जवाबदेही नहीं तय होती है, एक ही लाइन है, ईवीएम। आप बताइए, ये स्वीकार, मुझे तो ये नहीं पता, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में जिसने इनके पूरे मेंबर होने के बाद वोट नहीं डाला, ये आज तक उसका नाम नहीं बता पाए। जिन्होंने इंक बदली, ये उनके बारे में जो जांच बिठाई थी वो नहीं कर पाए। हर बार ईवीएम जिम्मेदार, ये कह के क्या कांग्रेस के नेता बच जाते हैं जवाबदेही से?
सर्वप्रथम मैं अपने भाई दिनेश अग्रवाल से निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके कल वाला माहौल पैदा ना करे। मैं जानबूझ करके चुप बैठा रहा, नहीं आपके बीच में मैं बोल सकता था। और निवेदन हमेशा के लिए ये मेरा, ये मैं किसी के बीच में ना बोलता हूँ, ना मुझे अच्छे लगते हैं। बोले। अपनी बात जनता तक पहुंचानी है तो अपनी बात हम कहना चाहते हैं। देखिए, आपने इतने सारे गिनवा दिए, स्टेट सारे के सारे गिनवा दिए, लगभग 28 के नजदीक ही पहुंच गए, 3 छोड़ दो 24-25 के आसपास आप। और हर स्टेट में लगातार ये हारते जा रहे हैं और ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते जा रहे हैं। इसके लिए एक बात तो मैं ये कहना चाहूँ, हर बार कहते हैं कि ईवीएम ने हमारे को हरा दिया। आखिर आपका संगठन, आपके नेता, आपके पदाधिकारीगण, आपके कार्यकर्ता इतने कमजोर क्यों हो कि हर बार आपको ईवीएम से धोखे से हराया जा रहा है और हर बार आप ये कह देते हो कि भाई अगली बार हरा के दिखाना, या अगली बार हमें नहीं हरा पाओगे, फिर हरा देते हैं, फिर कहते हो ईवीएम ने हरा दिया। क्या आपके पास संगठन नहीं है? क्या आपके पास न्यायालय नहीं है? क्या आपके पास जनता नहीं है? क्या आपके पास सड़कें नहीं है जो आप खुल करके इस बात के विरोध में उतरो? केवल टीवी चैनल पर बैठ कर और एक्स पर लिखने से ये बात थोड़ी बनती है कि हाँ आपके साथ धोखा हो रहा है लगातार। यदि हर बार लगातार आपके साथ धोखा ही हो रहा है तो आप हो ही धोखा खाने लायक। एक बार धोखा खा जाए कोई बात नहीं, संभल जाओ। 2 बार धोखा खा जाए संभल जाओ। 3 बार धोखा खा जाए संभल जाओ। अब वरुण जी ने गिनाए लगातार, हर साल के आंकड़े दिए, तो मैं तो कहता रुक जाओ भाई, ज्यादा शर्मिंदा मत करो इनको। लेकिन फिर भी ईवीएम ने हराया, नहीं, मुझे ईवीएम ने हराया। ये मैं सॉरी विजय रेणु जी रोक रहा हूं। जैसे इन्होंने कहा कि जिस राज्य में सरकार है वहां ये सेट कर लेते हैं, जिसमें नहीं है वहां नहीं कर पाते। इन्होंने झारखंड का उदाहरण दिया, जम्मू कश्मीर का भी उदाहरण दिया। तो हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, हार गए, नहीं सेट कर पाए। कर्नाटक में बीजेपी की हार थी, बुरी हार हुई, बीजेपी कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, बीजेपी नहीं सेट कर पाई। ये होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को जाटे। बोलिए। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हमें ईवीएम के ऊपर भरोसा करके चलना होगा। ईवीएम में यदि इतनी गड़बड़ होती तो शायद कुछ सीटें हमारे को भी हरियाणा प्रदेश में 2 की जगह 5-10 हमारी भी आती। ये हमारे को कहते हैं कि बीजेपी के साथ मिले हुए बी टीम है, तो कुछ मशीनें तो हमारे बाटे भी आती ना, फिर हमारी भी सीट कुछ और फालतू बढ़ करके आ जाती। ये वरुण जी सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में इनका जो आपसी मनमुटाव है, आपसी झगड़ा है, और जो वीक इनका सेंट्रल नेतृत्व है, क्षेत्रीय दल, जो क्षेत्रीय नेता जो इनके केंद्रीय नेताओं के ऊपर हैवी बने हुए हैं, अनुशासन नाम की चीज आज कांग्रेस पार्टी में नहीं है। उसी का ये दुष्परिणाम इनको भोगना पड़ रहा है। और लोक जनता के बीच जाकर के अपने को बचाने के लिए, ताकि हम किसी बात को लेकर के जनता के बीच में दोबारा जाकर के बैठे, ये ईवीएम के सिर जो है ना अपना ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। हम नहीं मानते कि इतने बड़े लेवल पर किस तरह की कोई गड़बड़ हो सकती है, बिल्कुल नहीं है। केवल और केवल देखिए, जिस पार्टी को आप टिकट वितरण से लेकर के और लास्ट डे तक, इलेक्शन के लास्ट डे और फिर पोलिंग की जो बात है, उस दिन तक आप अपने नेताओं को नहीं एक मंच पर लाने का काम कर सकते। लाने का काम तो छोड़िए, आप प्रयास भी नहीं करते हो। वरुण जी, मेरे पास ऐसी सी रिपोर्टें हरियाणा प्रदेश की है, जो इनके बागी नेतृत्व नेता खड़े थे, उन्होंने कहा भाई एक बार यदि हमारे जो चीफ हैं वो मेरे को फोन कर दे तो मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा। उन्होंने अपने बागी नेताओं को जहां जहां मनाना चाहिए था वहां मना लिया, जहां नहीं मनाना चाहिए था वहां छोड़ दिया। यानी कि विरोधी दल के नेताओं ने जहां जहां टिकटें दिवा रखी थी वहां खुला छोड़ दिया, न केवल खुला छोटा बल्कि उनको प्रोत्साहित किया कि आप इलेक्शन लड़िए भाई। मैं आज की चर्चा के मूल विषय पे आ रहा हूं। आज का टॉपिक ये था कि जहां कांग्रेस भाजपा की सीधी फाइट हो रही है वहां भाजपा पटखनी दे रही है, जहां क्षेत्रीय दल है वहां बीजेपी को टक्कर मिल रही है, चाहे वो हेमंत सोरेन की जेएमएम हो, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो आरजेडी। तो क्षेत्रीय दलों से बीजेपी को मुकाबला जो है वो मिल रहा है। आ रहा हूं प्रदर्शन जा रहा हूं। जहां फाइट है कांग्रेस से वहां कांग्रेस हार रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कांग्रेस मूलतः कमजोर हो चुकी है, बेसिकली कमजोर हो चुकी है। और जहां इनको कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का सहारा मिलता है तो यहाँ वहां इनको जीवन दान मिलने का काम हो रहा है। ये सबके सामने स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी
नहीं चल पा रही है। क्षेत्रीय दल भी जहां पर कांग्रेस के साथ समझौता करते हैं या क्षेत्रीय दल अपना चुनाव लड़ते हैं, वो अपने अनुसार इस पार्टी को ठीक है। चलाते हैं, उनके अनुसार इनको चलना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ वहां कुछ ना कुछ ये कर दिखाते हैं। अदरवाइज तो वहां भी नहीं। अब यूपी में देख लीजिए, 9 की 9 सीटों पर इनको इनकार ही कर दिया, एक भी सीट इनको नहीं दी गई और इनको बाहर कर दिया, इलेक्शन से ही बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अखिलेश यादव ने हरियाणा प्रदेश में उनसे 2 सीटें मांगने का काम किया था, लेकिन मैं और मेरी सरकार ने नीति यहां फिर बिगाड़ दी। यानी कि अहम, घमंड, ये सारी बातें, स्वाभिमान तो हम सुनते हैं सभी में होना चाहिए, लेकिन अहंकार हो तो वो खराब होता ठीक है। है। ये अहंकार के कारण सब ऐसा हो रहा है और ये ऐसा ही होता रहेगा। कांग्रेस को अभी और नीचे जाना है, और नीचे जाएगी और लास्ट में जाकर के कभी देखते हैं, अगर इनको दिनेश कोई अग्रवाल जी, सद्बुद्धि हुई वेकअप तो कॉल, आगे आ सकती है। जागने का समय है, नहीं लगता। आत्म अवलोकन का समय है, शायद उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वरुण भाई, मैं 2 बात कहना चाहूंगा। एक तो रेड्डी साहब जो बोल रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि रेड्डी साहब पहले आप अपनी पार्टी की लाइन तय कर लीजिए या पार्टी से अपनी लाइन लेकर आइए। 2 दिन पहले टीवी चैनल पर बैठे आपके अन्य प्रवक्ता, जो एक और प्रवक्ता थे, वो इस बात की आवाज उठा रहे थे कि जब जनता को भरोसा नहीं है ईवीएम पर, तो ईवीएम की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। और आज आप यहाँ बैठकर ईवीएम की बड़ाई कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता, आपके बयानों में जो विरोधाभास है, आपके दूसरे प्रवक्ता कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं। आपकी पार्टी की जो लाइन है, पहले उसको क्लियर कीजिए आप। और रही बात, आप अपनी पार्टी की लाइन क्लियर कीजिए। आपके ही प्रवक्ता ने 2 दिन पहले चैनल पर कहा है कि जब जनता को भरोसा नहीं है, जब पार्टियों को भरोसा नहीं है, तो ईवीएम की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। और बात ईवीएम की जांच की नहीं है, बात इस बात की है कि लोकतंत्र में अगर कोई वोट इनेलो को पड़ रहा है और इनेलो की वजह कांग्रेस पे जा रहा है, तो ये घातक है। या कांग्रेस को पड़ रहा है, वो कांग्रेस की बजाय बीजेपी पे जा रहा है, तो वो घातक है। जीते भी आपने सत्ता भी देखी और आपने विपक्ष भी देखा। चौधरी देवीलाल एक समय देश के अंदर 3 लोकसभा चुनाव इकट्ठे लड़े थे, 2 जीते, 1 हार भी गए थे। बात हार जीत की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी भी हार चुके हैं। एक बार भाजपा की पूरे देश में केवल 2 लोकसभा सीटें थी, हार जीत की मुद्दा नहीं है। हार जीत तो चलेगी लोकतंत्र में। बात यह है कि अगर आप ईवीएम का मिसयूज कर रहे हैं, हैकिंग कर रहे हैं, या चुनाव आयोग के साथ मिलकर उसकी साठगांठ कर रहे हैं आप, वो लोकतंत्र के लिए घातक है। आज हो सकता है कि कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए आपको, एक सेकंड प्लीज, मैं बहुत शांति से एक बात कह रहा हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। हमारी पार्टी, आपकी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, इनमें आपसी मतभेद हैं, रहेंगे। वो जेजेपी से भी रहेंगे, आम आदमी पार्टी से भी रहेंगे। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि अगर देश की जनता के मैंडेट को अगर बदला जा रहा है, तो आज हमको तकलीफ हो रही है, हो सकता है कि कल आपको तकलीफ होगी। जब आपको लगने लगेगा कि हरियाणा में इनेलो की सरकार आ सकती थी बट ईवीएम हैक हो गई, उस दिन आप जागेंगे, उस दिन आपको समझ आएगी कि कांग्रेस ठीक बोलती थी। आज ठीक है, हमारा विरोध करने के लिए आप विरोध कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं इस बात को। आप नीति का विरोध नहीं कर रहे, केवल कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस का भी नहीं। रेड्डू साहब, मैं भी जानता हूं आप केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध कर रहे हैं, और भूपेंद्र हुड्डा का क्यों कर रहे हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं टीवी चैनल पर बोलना नहीं चाहता उस बात को, परंतु मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस का और भूपेंद्र हुड्डा का विरोध करते करते कहीं वो टाइम ना आ जाए कि एक दिन आपको ये लगने लगे कि भारतीय जनता पार्टी देश के मैंडेट को बदल रही है। जिस दिन आपको लगेगा कि इनेलो सत्ता में आ सकती थी और इनेलो इसलिए पीछे रह गई कि ईवीएम से हैक कर ली गई, उस दिन आपको समझ आएगी। हम तो बार बार एक बात कह रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव। आज देश में निष्पक्ष चुनाव का एक ही तरीका है कि बैलेट से चुनाव कराया जाए। और दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, आप बताइए कहां तक जायज है कि देश के संविधान को बदल देना, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को बदल देना, एक अध्यादेश लाके आपने 2-1 के फार्मूले से अपने लोगों को बिठा लिया वहां पर, और आप अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं।
आज अगर देश का सारा तंत्र आपके हाथ ठीक में है, आ जाएगा, प्रियदर्शनी काउंटर करेंगे। पुलिस आपके हाथ में, प्रशासन आपके हाथ जी, में, प्रियदर्शनी। ईवीएम आपके हाथ में। और रेड्डू साहब, ये ईवीएम कहां बनती है? मैं ये कह रहा हूं, भारत सरकार हर चीज का आईएसआई का सर्टिफिकेट देती है। दिनेश जी, खाने दिनेश जी चीजों रुकिए, से दिनेश जी सुन रुकिए, लीजिए, अब रुकिए अब सुन रुकिए। लीजिए, मैं कह रहा हूं हर चीज का आईएसआई का सर्टिफिकेट देश में दिया जाता है, लेकिन ईवीएम का आज तक कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो दिनेश जी, क्या बीजेपी ने खुद को अपने आप को 272 से नीचे कर लिया जानबूझ के 400 के हल्ले के बीच में? अब मैं उस बात का जवाब देना क्या चाहूंगा। बीजेपी ने हरियाणा में जानबूझ के 5 सीटें हरा दी अपने लोगों को? अब वरुण जी मेरी बात सुन लीजिए। 1 लाख वोट पोल होते हैं उदाहरण के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी को 30,000 मिले, कांग्रेस को 40,000 वोट मिले और 30,000 वोट बिखर गए सब जगह। मैं आपसे जो बात करूं उसको ध्यान से सुनिए। आपने एक विधानसभा के अंदर अगर 250 बूथ हैं, 300 बूथ हैं, 400 बूथ हैं, तो मशीन भी उतनी है। तो आप 400 मशीनों को तो हैक नहीं करते। मशीन तो आप 20, 30, 50 टारगेट करते हैं कि 50 मशीन हैक करनी है, और उन 50 मशीनों में आपने 8,000 वोट प्रभावित कर दिए, तो भी कांग्रेस वाला 2,000 से जीत के निकलेगा 10,000 की बजाय। लेकिन अगर मार्जिन ही 3,000 का था, आपने 8,000 वोट हैक कर दिए। आपने तो ये सवाल आपने समझाया नहीं। निकलेगा तो बीजेपी रणनीतिक रूप से ऐसी चूक कर गई कि उसने वो अयोध्या की सीट हारने की तोहमत भी अपने सर ले ली, उसने अपने आप को 272 से भी नीचे कर लिया, वो साथियों पे डिपेंड हो गई। ये सब बीजेपी ने गलतियां जानबूझ के कर ली। अब आप थोड़ी देर में ये कहेंगे कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सारे जितने भी उनके मंत्री थे वो चुनाव क्यों हार गए? अगर ईवीएम हैक होती है तो आपका ये प्रश्न भी आएगा। चुनाव हार गया ठीक था। है, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं आपको। वरुण, ईमानदारी से इस मंच के ऊपर मैं रेड्डू साहब से और आपसे अपील कर रहा हूं। प्रियदर्शनी जी से तो मैं अपील नहीं करूंगा, उनसे उम्मीद नहीं करूंगा, लेकिन रेड्डू साहब आप एक चीज बताइए कि अगर 300 बूथ हैं और 300 बूथों में से 40 बूथों को हैक किया गया और एक बूथ में 700 वोट पड़ती है। ठीक है, प्रियदर्शनी जवाब देंगे। अब आगे काफी लंबा जवाब आ गया, प्रियदर्शनी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो 10,000 रुकिए दिनेश जी, प्लीज अब रुकिए, कैंडिडेट 8,000 वोट हैक हो गई तो वो थोड़ा सा ऑडियो डाउन करिए। दिनेश जी बोलिए, प्रियदर्शनी बोलिए। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए 2 बातें हैं कि पहली बात, मुझे नहीं मालूम कि दिनेश अग्रवाल जी कितनी बार जब चुनावों के बाद वो रिजल्ट का दिन होता है और पोलिंग स्टेशन पे गए हैं। मेरी माता जी खुद 2 बारी चुनाव लड़ी हैं और मेरे को 2 बारी इसका अनुभव है कि पोलिंग स्टेशन में क्या होता है और क्या प्रक्रिया होती है। पहली बात, उसे 1 रात पहले, और इसमें मुझे लगता है कि दोनों ही मेरे पार्टी के प्रवक्ता इस पे हुंकार भरेंगे कि 1 रात पहले सारी ही पार्टियों के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो रहते हैं वहां पे बैलेट पे। जब ये ईवीएम मशीन को बंद कर दिया जाता है, वो पूरी की पूरी निगरानी में रहते हैं, पूरी की पूरी फोर्स रहती है, प्रशासन रहता है। मतलब कैसी अनर्गल जैसी ये लोग बातें करते हैं, मतलब अजीब सी बातें करते हैं। मतलब ये बोलते हुए और सुनते हुए इनको खुद ही हंसी आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका जो प्रश्न है वरुण जी कि क्या जो ये पार्टियां, जो छोटी पार्टियां हैं, क्या उनसे हम लोग जीत नहीं पाते या हार जाते हैं? उनसे फाइट मिल रही है। सबसे बड़ा प्रमाण तो हमने उत्तर प्रदेश में दिया है। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी, जो कि एक क्षेत्रीय पार्टी थी, उसको हम लोगों ने पछाड़ा है, जबकि लोकसभा में उनका रिजल्ट क्या था? लोकसभा में रिजल्ट जैसा था उसके विपरीत रिजल्ट हुआ। और आप देख रहे हैं कि उपचुनाव में भी हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया मैंडेट उत्तर प्रदेश में भी लेके आए हैं। ऐसी ऐसी सीटों में अपना मैंडेट लेके आए हैं जहां पे उम्मीद भी नहीं थी, वहां पे भी हमारा मैंडेट आया है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अपने आप को आकलन करना चाहिए कि कहाँ आपका संगठन कमजोर है। इतनी भारी हार, मतलब महाराष्ट्र में इतनी बुरी हार जिस तरीके से आपकी हुई है, इसका मतलब कि आप जो फॉल्स नैरेटिव जो आपने लोकसभा में फैलाने की कोशिश की है, वो फॉल्स नैरेटिव जनता समझ गई। इन्होंने ये फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि जी ये लोग लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। सिर्फ फॉल्स नैरेटिव, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। ये फॉल्स नैरेटिव में जनता थोड़ी देर के लिए आ गई। यही कारण है कि हमारा लोकसभा में रिजल्ट थोड़ा कम हुआ। सब जानती है और जानती है कि क्या सच है क्या गलत है। दूसरी बात, जहां तक ये बातें करते हैं कि जिसको कहते हैं, ये जो हमारा स्लोगन था भारतीय जनता पार्टी का,
अगर बटोगे तो कटोगे, और ये सत्य है। आज क्यों सोचने वाली बात है। मैं आपका बड़ा चैनल है, मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहती हूँ कि अगर बटोगे तो कटोगे, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति ही शुरू से यही रही है, अराजकता फैलाने की, सिविल वॉर की स्थिति पैदा करना चाहते हैं ये लोग, इनकी यही मंशा है। क्योंकि अगर ये मंशा नहीं होती तो ये जाति गणना क्यों करना चाहते हैं? और कर्नाटका में इन्होंने जाति गणना की, उसको पब्लिश क्यों नहीं कर रहे? उसको पब्लिश इसलिए नहीं कर रहे कि इनको मालूम है कि ये खुद पछड़े में फंस जाएंगे, और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आज जो भी हिंदू है वो ये समझ गया है कि अगर हिंदुत्व की कोई रक्षा कर सकता है, आज हमारे समाज की कोई रक्षा कर सकता है। आज हम अपने आप को ये नहीं समझते कि हम क्षत्रिय हैं, बनिया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, आपने दिया और ये आपके लिए काम कर गया। काम नहीं किया, ये हकीकत है। ठीक है, ये हकीकत है कि आज हम अगर बटेंगे, रुकिए, रेणु साहब की बारी है, प्लीज ऐसे नहीं। बटा है वहाँ कटा है, ये बात हकीकत है। ठीक है, और इस बात को और इसका काम करेगी कांग्रेस ने सदैव ये किया है, सदैव किया है। 84 के दंगे किसने करवाए? कांग्रेस ने करवाए। प्रियदर्शनी, बहुत पीछे नहीं जाएंगे इतिहास में, रुक जाइए। रेणु साहब की बारी, रुकिए ना। विजेंद्र रेणु जी, मुझे एक बात बताएं, जब हम ये बात करते हैं कि कांग्रेस चुनाव में हारी, जब हम कहते हैं कि हरियाणा में संगठन नहीं बना, नेताओं में आपसी तालमेल नहीं था, जब रामनिवास घोड़ेला नाम लेके कहते हैं कि मुझे किसने हराया, सांसद का खुला नाम लेते हैं, हम ईवीएम की बात तो नहीं करते, जब शमशेर गोगी बताते हैं कि वो कैसे हार गए, जब परविंदर परी आके मीडिया के सामने कहते हैं कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है, जब इन विषयों पे बात नहीं होती है, जब यह तय नहीं हो पाता है कि पार्टी का अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा 46-47 दिन बीत जाने के बाद भी, तब यह कहना कि हम ईवीएम से हार गए। महाराष्ट्र में क्या हुआ किसी छुपा नहीं है, किसके अगेंस्ट कौन खड़ा हो रहा था किसी छुपा नहीं है। हाईएस्ट नंबर है ये जो विद्रोही, जो रिबेलियन है उनके खड़े होने का, बागियों के खड़े होने का हाईएस्ट नंबर है महाविकास अघाड़ी में, पर उस पर बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जी चीटिंग कर दी गई। देखिए, यही सबसे बड़ी कमजोरी है कांग्रेस पार्टी की, वो तथ्य के ऊपर नहीं जाते हैं कि अपने विरोधी को स्वरूप उनका जाना, उनके ऊपर नाम लगाकर करते हैं, जो सच्चाई है उसको नहीं पकड़ते हैं। अभी मुझे नहीं पता दिनेश अग्रवाल जी ग्राउंड पर भी काम करते हैं या सिर्फ प्रवक्ता है, आई डोंट नो जी, न मैं कहता इसके बारे में, लेकिन मैं ग्राउंड का आदमी हूँ दिनेश अग्रवाल जी। मैंने संगठन में बहुत काम किया है, हल्का प्रधान से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक का मैंने पदभार संभाला है, इलेक्शन लड़वाने का काम का है, यहाँ इलेक्शन इंचार्ज दे रहा हूँ। और अभी लोकसभा में जो कुरुक्षेत्र विधानसभा सीट का कैथल शहर का मैं प्रभारी था एमएससी जी के इलेक्शन का, वहाँ हम हर एक लोग से मिला था। मैं इंचार्ज होने गई ना, इंचार्ज ऑफ कैथल सिटी मैं था इस इलेक्शन में भी, मैंने फील्ड में भी काम किया है, और लगभग 4-5 साल से मैं सोनीपत का प्रभारी भी हूँ। मैं केवल प्रवक्ता नहीं, मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर के भी काम करता हूँ। तो वरुण जी, बिल्कुल फैक्ट बात ये है, बूथ वाइज पहले दिन बूथ के लोग बता देते हैं किस पार्टी को कितनी वोट मिलने जा रही है, और लगभग वही परसेंटेज वहां निकल करके आता है। हम हर बूथ का रिपोर्ट लेते हैं कि किस बूथ से हमारी कितनी वोट आएंगी, कांग्रेस की कितनी आएंगी, बीजेपी को कितनी मिल रही है, अन्य को कितने मिल रहे हैं, और हर बूथ पर जातीय समीकरण भी होता है कि जाति की कितनी वोट है, किस जाति की किस पार्टी को कितनी वोटें जा रही है। गांव का बूथ का एक व्यक्ति एक आंकड़ा बता देगा कि इस बूथ पर की पार्टी की कितनी वोट है। आज पोलिंग करवा लो, आज भी उतनी ही मिलेंगी, 19-21 का फर्क हो करके। अगर आपको ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है और आपको लगता है कि ईवीएम में ही गड़बड़ है, फिर भी आप हमें कोई एक बूथ की मशीन, कोई एक विधानसभा की मशीन, वो आप निवेदन कीजिए गवर्नमेंट से, कोर्ट से निवेदन की परमिशन लीजिए, उस मशीन को ला करके हमारे सामने खुलवाइए और दिखाइए। इस गांव के बूथ इंचार्ज ने बताया था कि यहाँ इस पार्टी को इतनी वोटें मिल रही है, लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी इस पार्टी को डबल मिल गई, ट्रिपल मिल गई। कोई एक सबूत ला करके तो हमें दिखाइए। आप कोई एक मशीन लेकर के आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक मशीन भिजवाइए जिसमें आप नहीं रेणु साहब, देखिए मैं तो आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह है। देखिए मैं तो विशुद्ध जमीन पे जाके और पब्लिक सेंटिमेंट वाली बात करने वाला आदमी हूं, क्योंकि वो हम कवर करते हैं।
हाँ, शिवसेना आपका सैद्धांतिक रूप से नेचुरल अलाई कभी था ही नहीं, जिसके विरोध में आपने जीवन भर राजनीति की। उसके साथ आप, ठीक है सरकार तो पोस्ट अलायंस में बनी ना, उनके साथ आप चुनाव में उतरे हैं, वो कैसे होगा भाई? जो खुद कहते हैं कि बाबरी डेमोलिशन हमने किया, तो कांग्रेस के सैद्धांतिक से तो बिल्कुल अलग, उनके साथ आप गए हैं। फिर उसका एक गुट बीजेपी के साथ चला गया, जिन्होंने अपने आप को शिव सैनिक मान लिया या कहा कि हम शिव सैनिक हैं। तो जमीन पे आप उस बात को पकड़िए ना, पब्लिक के बीच में जब जाएंगे तो वो कैसे स्वीकार होगा? यही कमी है। अब एक नाथ शिंदे को, अजीत पवार को मैंडेट वहां पर मिलता है, उद्धव ठाकरे जो बालासाहब के साथ थे उनको भी जो नुकसान हो रहा है, किस कारण से नुकसान हुआ? मैं तो समझता हूँ जो एनडीए में वो शामिल हुए, महाविकास अघाड़ी जो इन्होंने बनाई, उसका भी वहां कांग्रेस को भी उसका नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि बालासाहब ठाकरे की और उद्धव ठाकरे की कांग्रेस की विचारधारा मिलती ही नहीं थी। फिर ये इकट्ठे होकर उनके साथ इलेक्शन लड़ने का काम करते हैं। और दूसरी बात देखिए, इन्होंने कहा, ये होगी बात कि हमारे आपसी मतभेद है। हमारे आपसी मतभेद नहीं है दिनेश जी, हमारी तो विचारधारा ही अलग है, हमारे तो दल ही अलग है, तो हमारे तो मन कैसे मिलेंगे? लेकिन आपकी जो कांग्रेस पार्टी का मन है वो मन नहीं मिल रहा है। ये बात आपने सही कही, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि यदि कोई मशीन हैक करेगा और 200 बूथ है एक कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो उसमें 20, 30, 40, 50 को हैक करेगा वो, लेकिन वो कहीं से वो मशीन ला करके दिखाओ भाई, टीवी चैनल पर बोलने से बात नहीं बनेगी। या कोई आप अपनी मशीन परचेज कर लो। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, विदेशों में भी बहुत सर्कल, आपके यूएसए में, यूके में, हर जगह आपके संपर्क है। किसी बड़े इंजीनियर को बुलाइए, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मशीन देखिए कि ये देखो ये प्रोसेस है हैक करने का, और इस प्रकार से मशीन हैक की जा सकती है। या हर बार हारते रहोगे, रीजन को दोष देते रहोगे, तो ये तो भाई आपके जो है खिलाफ भी सारी बातें जा रही। आप, जनता ने जो आपको मैंडेट दिया, जनता ने जो आपको वोट परसेंटेज दिया, एक तरफ आप कहते हो हमारा पहले 22% था, फिर हमारा 28% हो गया, अब हमारा 40+ होगा। वोट परसेंटेज आपका बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है हर बार। और फिर मशीन भी हैकिंग मशीन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आप ये सारी बातों को कौन मानेगा? यहाँ बैठ के बोलते रहते हो, जिद्दी लगा लेते हो कि नहीं ये है, ये है। आपके वरुण जी ने ठीक कहा कि एक सीनियर लीडर का तो आप बयान दिखा दीजिए कि वो कहता कि महाराष्ट्र में भी हमारी मशीनें हैक हुई है ईवीएम की वजह से हमारे, या आप अपनी तरफ से जिद्दी लगा दोगे तो हम तो चुप हो जाएंगे। लेकिन प्रदेश की जनता तो सब समझती है, सब जानती है, रियलिटी है ये, बिल्कुल नहीं। ये एक लास्ट बात हो, ये मैं मानता हूँ कि जो 2-4 सीटों से रह जाता ना, उसको दर्द ज्यादा होता है। आपको दर्द ज्यादा है कि भाई हम 2-4 सीटों सरकार, आपके मुंह से निवारा छीन लिया गया, आपको दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन दर्द के मर्ज को देखो ना भी, क्या है वो उसका मर्ज है। आप तो अनाप शराब बकने लगे, आप तो पागल हो गए बिल्कुल भाई, एक ही चीज को रखने लगी हो। ठीक है, रुकिए, आप रुकिए रेणु साहब, दिनेश जी जल्दी से एक कमेंट। वरुण जी, मैं 2 बात कहना चाहूंगा। एक तो अभी प्रियदर्शनी जी जो कह रही थी कि बटेंगे तो कटेंगे, मैं उनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया, जिस फैसले का इनके मुख्यमंत्री ने भी स्वागत किया, और बल्कि ये कह के स्वागत किया कि हम तो इस मामले को पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में पास कर चुके हैं, अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण में उनको लाभ देने का वर्गीकरण करके। और वो कहती है कि कांग्रेस की मानसिकता है कि बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग जो करती है वो बांटने के लिए करती है, हमको तो कह रहे हैं बांटने के लिए करती है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तब आप उसका स्वागत करने से पहले ये कहते हो कि हम पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में पास कर चुके हैं। मतलब उसी चीज को तुम खाते हो तो वो रसगुल्ला हो जाता है। और दूसरे को आप क्या कह के कहना चाहते हो? मुझे मानसिकता नहीं समझ आ रही। क्या इनको यही नहीं पता कि मैं डिबेट में बोल क्या रही हूं? अभी कहती है कि नाना पटोले ने बोला था, मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जब गए थे, आपने तो टीवी चैनलों पर दिखाया है कि किस तरीके से भाजपा के लोगों ने सड़कों को गंगा जल से धोया, कि अशुद्ध हो गया मंदिर। और उस गंगा जल को जिसको पवित्र माना जाता है, उस पवित्र गंगा जल से आप सड़कों को ऊपर जल को डालकर आप जूतों से पौंध रहे हैं। अपवित्र कौन कर रहा है उसको? आप ग्राउंड पे कुछ करते हो, टीवी पे कुछ बोलते हो, कैसी भाषा है? लेकिन हम तो बार बार कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चलिए, अब ये लोगों को डिरेल हो गया मामला, चुनाव से कहीं और चला गया।
ठीक है, समय नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड लीजिएगा प्रियदर्शनी, 30 सेकंड ओनली। हाँ, ये जो मैंने आपको बोला था ना कि हिमाचल में परसेंटेज 5% ज्यादा है, एक्चुअली 5% ज्यादा नहीं है, मैंने अभी डेटा निकाला है। 41.7% कांग्रेस को मिले थे और 48.8% भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। ठीक है, तो इसका मतलब कि 8% परसेंटेज बोलना शुरू बंद करें। मुझे लगता है कांग्रेस के सारे प्रवक्ता, मैं खुद इकोनॉमिक्स की छात्रा रही हूँ, बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स चलिए समापन तो समापन इस बात को समझिए और इसको बोलने से आप लोग हास्यास्पद लगते ठीक हैं। है, मेरा हास्यास्पद लगते हैं। 1999 से 2014 तक, बस रुकिए दिनेश जी, अब हो गया, वाइंड अप हो गया, बस रहने दीजिए, अब रहने दीजिए। 1999 से 2014 तक 15 साल महाराष्ट्र में राज करने वाली कांग्रेस आज 15 सीटों पर आ गई है। क्या हाईकमांड कठोर फैसले ले पाएगा, जिसकी बात कई बार हरियाणा में, कई बार राजस्थान में, कई बार दूसरे राज्यों में की गई है? क्या कोई कठोर फैसला होगा? 15 साल से 15 सीटों तक आने का यह सफर कांग्रेस की कहानी बता रहा है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।